स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें जो आज का लेक्चर है वो है बेलमेंट। बेलमेंट होता क्या है, जैसे कि आप वर्ड से ही देखें कि जब किसी ट्रांजैक्शन के अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स डिलीवर कर रही है और उस डिलीवरी के साथ वो कंडीशन दे रही है कि एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद वो डिलीवर्स जो गुड्स है वो वापस रिटर्न होगी, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? बेलमेंट बोलते हैं। बेलमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, सपोज मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो और आपकी क्लासमेट कोई आपका फ्रेंड है, वो आपसे आपकी बुक ले रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ दिन पढ़ने के लिए अपने फ्रेंड को जो आप बुक दे रहे हो, तो ये भी आपका नॉन जो आपका ये क्या माना जाएगा? आपका जो बुक्स का उसको देना, बुक्स उसको लैंड किया आपने, तो ये क्या माना जाएगा? बेलमेंट माना जाएगा। ये जब हम पढ़ेंगे बेलमेंट के अंदर तो आएगा ग्रेटियस बेलमेंट। ग्रेटियस बेलमेंट यही होता था कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन कोई चीज़ दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? बेलमेंट कहलाएगा। अब दिमाग में एक चीज़ क्लियर होगी कि बेलमेंट के अंदर दो पार्टी होती हैं, एक गुड्स को देने वाली और दूसरा उस गुड्स को रिसीव करने वाली। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? बेलमेंट बोलते हैं। दूसरा हमने ये भी समझा कि बेलमेंट का एक टाइप होता है ग्रेटियस बेलमेंट, जिसके अंदर क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को वो गुड्स जो दे रहा है विदाउट कंसिडरेशन देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटियस बेलमेंट्स बोलते हैं। तो ग्रेटियस बेलमेंट इज इन विच नाइदर द बेलर नोर द बेल इज एंटाइटल्ड टू एनी रेमुनेशन, कि विदाउट कंसिडरेशन उसमें आप सपोज मान लीजिए आप बुक देने वाले हैं, आप बेलर हैं, और जो आपका फ्रेंड उस बुक को रिसीव कर रहा है वो क्या है? बेली है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो विदाउट एनी रेमुनेशन हुआ है, इसमें कोई रेमुनेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद अपने उस फ्रेंड को आप कहोगे कि मुझे जो आपने मुझसे जो बुक्स ली थी उसके बदले में आप मुझे पैसा दे। यदि आप कहते हो कि नहीं मैं उससे पैसा लूँगा, तो वो आपका ग्रेटियस बेलमेंट नहीं रहेगा, वो कहलाएगा नॉन ग्रेटियस बेलमेंट कहलाएगा। अब आपको क्लियर हो गया कि बेलमेंट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। बेलमेंट इज ए ट्रांजेक्शन वेयर बाय वन पर्सन डिलीवर गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पज अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे आर when the purpose is accomplished to be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। अब यहाँ पे जो पर्सन है, द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स इज ए कोल्ड बेलर, कि जो वो जो गुड्स दे रहा है उसको हम बेलर बोल रहे हैं, ठीक है ना। एंड द पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर्ड इज कोल्ड ए बेली, और जिसको गुड्स दी गई है उसको हम क्या बोलते हैं? बेली बोल रहे हैं। तो बेलमेंट के अंदर हम देखें, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। आपने कभी कभी देखा हो कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। सपोज मान लीजिए आपका कोई नेबर है, कोई पड़ोस में है, वो कहीं जा रहे हैं किसी दिन के लिए, और उनका जो पेट, उनका जो पालतू कुत्ता है वो आपको कुछ दिन के लिए उसकी देख रेख के लिए आपको दे जाते हैं या किसी दूसरे पर्सन को दे जाते हैं। तो यदि वो आपको देंगे तो कोई कंसिडरेशन तो आप उनसे लेंगे नहीं, तो वो आपका ग्रेटियस बेलमेंट्स होगा विदाउट कंसिडरेशन। और यदि वो किसी प्रोफेशनल बंदे को देके जाते हैं और उसके बदले में वो उसका पर डे कोई चार्ज लेता है, 200-300 ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन ग्रेटियस बेलमेंट कहलाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हम नॉर्मली डे टू डे में करते ही रहते हैं, बस हम उसको यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग उसको समझ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ आप देखिए, द ओनरशिप ऑफ गुड्स द रिमेन विद द बेलर, कि जब कोई दूसरा उसको गुड्स तो ट्रांसफर करेगा लेकिन ओनरशिप वो अपने खुद के पास रखेगा। द बेली गेटिंग ओनली द पोजेशन, वो उसके पास खाली उसकी पोजीशन होती है कुछ टाइम के लिए, टेम्प्रेरी पोजीशन जो होती है। डिलीवरी ऑफ गुड्स में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, ये चीज़ समझने लायक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स में भी एक्चुअल, जैसे कि आपने देखा कि वो जो डॉग आपको दे के गया है या फिर आपने बुक्स ली है, तो वहाँ तो डिलीवरी हुई है गुड्स की। लेकिन कभी भी क्या होता है कि यदि कोई पर्सन, मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है, वो कुछ दिनों के लिए शादी रिलेशन में कोई शादी है वहाँ जा रहा है, वो आपको घर की आपको देके जा रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि एक्चुअल कोई घर वो आपको उठा के नहीं देके जा रहा, वो घर की आपको देके जा रहा है। तो यहाँ पे कभी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कंस्ट्रक्टिव जो बेलमेंट है वो भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव बेलमेंट के अंदर हम ये मानते हैं, जैसे कि आप देखें गोडाउन का एग्जाम्पल हमने दिया है, वेयर द की ऑफ ए गोडाउन इज हैंडेड ओवर टू द अनदर पर्सन इट अमाउंट टू डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन ए गोडाउन, कि यदि किसी पर्सन ने अपने गोडाउन की किसी दूसरे पर्सन को दे दी, तो इसमें ये माना जाएगा कि वो जो गोडाउन के अंदर रखी हुई गुड्स है वो भी उसने क्या कर दी? उसको डिलीवर कर दी है। अब हमने यहाँ पे बेलमेंट को समझ लिया कि बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब बेलमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं कि बेलमेंट के अंदर रिवार्ड की बात की जाती है, ठीक है ना।
जैसे कि आप देखें, आप कभी हिल स्टेशन में घूमने गए हो तो वहाँ पे भी आप देखें कि कुछ टाइम के लिए आप जैसे टू व्हीलर वगैरह, फोर व्हीलर वगैरह किराए पर लेके जाते हो, राइड करते हो, बुलेट वगैरह आप लेके जाते हो, तो वो सब वहाँ पे भी बेलमेंट फॉर रिवार्ड होता है। जैसे कि एक एग्जांपल भी है, दिस इज़ फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द बोथ बेलर एंड बेली। फॉर एग्जांपल, ए लेट आउट ए मोटर कार फॉर हायर टू बी, ए इज़ ए बेलर एंड रिसीव द हायर चार्ज एंड बी इज़ ए बेली एंड गेट द यूज़ ऑफ कार। कि यहाँ पे ए ने बी को जो ट्रांसफ़र किया है मोटर कार का और उसके बदले में वो हायर चार्ज ले रहे हैं, ठीक है ना। वेयर ए हैंड ओवर हिज गुड्स टू बी एंड करियर फॉर ए कैरीज एट ए प्राइस, ए इज़ अ बेलर हु enjoy द बेनिफिट ऑफ कैरीज एंड बी इज़ ए बेली हु रिसीव द रेम्यूनरेशन ऑफ द कैरिंग गुड। अब ड्यूटीज़ ऑफ बेली की हम बात करें कि सपोज मान लीजिए आपने डे टू डे जो एक्टिविटी की उसके अंदर आपने एज ए बेली रोल तो प्ले किया, तो आपकी ड्यूटी क्या क्या बन सकती है उसमें, ये भी तो आपको समझना जरूरी है ना। द बेली मस्ट टेक मस्ट केयर एज मच केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड टू हिम ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए आपका कोई पर्सन जानकार है, वो आपको अपना पेट जो है, पालतू कुत्ता जो है वो आपको दे के जा रहा है, और आप उस कुत्ते की देखभाल उसी तरीके से करेंगे कि नॉर्मली जो आपका पड़ोसी जो था वो करता, आप उस तरीके से उसकी देखभाल करेंगे, ठीक है ना। द बेली इज अंडर ए ड्यूटी टू नॉट टू यूज़ द गुड्स इन अनऑथोराइज मैनर, कि आप उसका अनऑथोराइज यूज़ भी नहीं करोगे। कभी भी क्या होता है, सपोज मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको कार दी कुछ दिन रखने के लिए, और आप उस कार का अनऑथोराइज यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बेली की ड्यूटी है। ही मस्ट कीप द गुड्स बेल्ड टू हिम सेपरेट फ्रॉम हिज ओन गुड्स। कभी भी क्या होता है कि गुड्स की नेचर इस तरीके की होती है कि उसको जो बेली है उसको अपनी गुड्स के पास रखना पड़ता है, लेकिन वो उसको अपने गुड्स के साथ मिला नहीं सकता। वो उसके साथ मिलाएगा तो फिर जब रिटर्न करने का टाइम आएगा तो वो कैसे उस चीज़ को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे बेली को ध्यान में रखना चाहिए, ही मस्ट कीप द गुड बेल्ड टू हिम सेपरेट फ्रॉम हिज गुड्स। ही मस्ट नॉट सेटअप ए एडवर्स टाइटल ऑफ द गुड्स, की उसकी जो ओनरशिप है उसके साथ भी वो कुछ चेंजेस नहीं करे, और जब टाइम पूरा हो जाए तो वो क्या करे, उस गुड को क्या करे, रिटर्न भी करे। और टाइम ड्यूरिंग द टाइम सपोज मान लीजिए कुछ चेंजेस आते हैं गुड्स के अंदर, और गुड्स के अंदर चेंजेस मतलब हो सकता है कि मे बी कुछ चेंजेस का मतलब ये हुआ कि मे बी कुछ इंक्रीज़ हो, कुछ डिक्रीज़ हो, कुछ प्रॉफिट्स हो, ऐसा हो, तो वो उसको रिटर्न भी करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, व्हेन ए लीव्स ए काउ इन ए कस्टडी ऑफ बी टू टेक केयर ऑफ द काउ, ही द काउ गेट्स ए काल्फ, बी इज बाउंड इज द डिलीवर द काउ एज वेल एज काफ ऑफ टू ए। कि सपोज मान लीजिए ए ने बी को अपनी गाय जो है वो काउ जो दी है, और उस ड्यूरिंग द उस टाइम पीरियड काउ को कोई बच्चा होता है, तो वो जो बेनिफिट हुआ है वो भी उसको रिटर्न करना चाहिए। अब आता है बेली पर्टिकुलर लेन। बेली की लेन कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एग्जाम्पल बेलमेंट के होते हैं वो ग्रेटनेस का मतलब वो विदाउट कंसीडरेशन होता है, ऐसे विद कंसीडरेशन भी हो सकता है। सपोज मान लीजिए आप अपनी बाइक को किसी को सर्विस करने के लिए दे के आ रहे हो, तो वहाँ पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, तो जब तक आप उसका वो कंसीडरेशन पे नहीं करोगे तब तक वो आपको वो चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। जैसे आप देखें, वेयर द गुड्स आर बेल्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, द बेली is due performance, bailment expend to his skill and labor, he absence of agreement लेन ऑफ द गुड्स, की यदि उसने उस पर कोई काम किया है तो उस काम के बदले में उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भी करना पड़ेगा। एक एग्जांपल भी यहाँ पे कि ए गिव पीस ऑफ क्लॉथ टू बी, कि ए बी को एक पीस ऑफ क्लॉथ दे रहा है, जो बी जो है वो टेलर है, फॉर मेकिंग इनटू ए सूट, बी प्रोमिस टू हैव सूट रेडी फॉर ए डिलीवरी विद इन ए fortnight, B has the suit ready for the delivery, he is right to retain until he paid his due। कि आप ए ने बी को कुछ कपड़ा दिया, उससे कपड़े उसकी ड्रेस बनाने के लिए, और ड्रेस उसने बना भी दी, तो यहाँ पे जो जिसने ड्रेस बनाई है उसको उस चीज़ पर लेन का मतलब है अधिकार है रखने का, उसकी डिलीवरी को रोकने का राइट्स है। तो यहाँ पे भी हम देखें तो जो लेन होता है, लेन के भी टू टाइप्स आते हैं, एक तो पर्टिकुलर लेन और एक क्या होता है, जनरल लेन होती है, ठीक है ना। जैसे हम देखें तो एक पर्टिकुलर लेन और जनरल लेन में क्या डिफरेंस है। जैसे आप देखें, पर्टिकुलर लेन इज ए वन विच इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ विच द स्किल एंड लेबर हैव बीन एक्सरसाइज। जैसे कि आप ऊपर देखें कि वो जो उसने क्लोथ दिया था, क्लोथ पर तो उसका लेन है क्योंकि उसने उस पर वर्क किया है, ठीक है ना। लेकिन एक जनरल लेन भी होती है, उसके अंदर वहाँ पे उसको उस प्रॉपर्टी को रोकने का राइट नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल भी देखें, ए जनरल लेन इज द राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर for the general balance of account, particular lane right to retain only the charge on the account of the labor employed expenses
ठीक है ना। जैसे कि आप देखें कि कुछ इस तरीके के एग्रीमेंट होते हैं जिसमें जो आपका कंसिडरेशन होता है वो बहुत कम होता है, तो वहाँ पे वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी पर कंट्रोल नहीं कर सकता, खाली वो जो चार्ज है उसके लिए उसको कंट्रोल कर सकता है। अब बात करेंगे जो हमने बेली के बारे में समझा, बेलर के बारे में समझते हैं कि बेलर की क्या ड्यूटी है। कि बेलर जब जब उस चीज़ को किसी दूसरे पर्सन को दे के जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करे, एक्सप्रेस करे, उन चीज़ों को बताए, कोई भी चीज़ उसको नहीं छिपाए, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल A delivered to B a courier some explosive in case but does not warn B the case ended without extraordinary care necessary for the article। कि यहाँ पे A ने B को कोई चीज़ दी है और उसने उसको ये नहीं बताया कि उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसको ध्यान रखना वाला, नॉर्मल कंडीशन में आप उसको नहीं रख सकते, नहीं तो उसमें लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे जो बेलर है, बेलर को उस गुड्स से रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, बता देनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि वो अपनी गाय दे के जा रहा है तो उसको बता देना चाहिए कि मेरी गाय जो है वो मारती भी है, जो यदि उसके पास जाती है तो वो उसका प्रिकॉशंस भी ध्यान भी रखेगा। द ड्यूटी ऑफ द बेलर इज टू पे द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर बाय द बेली। अब जैसे उसने उसको काऊ को जो दिया है उसको, तो काऊ के उसके खान पान के लिए जो भी वो खर्चा कर रहा है तो वो उसको क्या करेगा, पे भी करेगा। द बेली बाउंड टू indemnify the bailey for any cost which the bailey may incurred। इसी तरीके से यदि कोई खर्चा किया है तो वो भी उसको क्या करेगा, उस एक्सपेंस को भी वो क्या करेगा, पे करेगा। अब टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की हम बात करें, जैसा कि हमने देखा था ग्रेट्यूस बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन होती है, नॉन ग्रेट्यूस बेलमेंट जो होती है विद कंसिडरेशन होती है। तो वहाँ पे नॉर्मल जब आपकी विदाउट कंसिडरेशन है तो जैसे टाइम पूरा होगा तो वो बेलमेंट पूरा माना जाएगा, और जब आपका विद कंसिडरेशन है तो जो उस पर वर्क जो था वो पूरा होता है तो वो पूरा माना जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा है कि बेलमेंट क्या है, और हम साथ के साथ यहाँ पे ये भी देखेंगे कि एजेंसी क्या है। तो एजेंसी को हम अब स्टार्ट करते हैं कि एजेंसी, लॉ ऑफ एजेंसी क्या है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमने शुरू किया था और उसमें फर्स्ट पार्ट जो था इंट्रोडक्शन था, और अब जो लास्ट पार्ट है आपका ये जो आपका बेलमेंट और एजेंसी है, इससे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर। जो अपना फर्स्ट टॉपिक था वो था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जब हम स्टार्टिंग किया था तो हमने कहा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी बड़ा एक्ट है, इसके अंदर आपको सब पार्ट मिलेंगे। तो उस जर्नी के अंदर जो लास्ट पार्ट आ रहा है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो है लॉ ऑफ एजेंसी। जैसा कि आपने नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि एजेंसी मीन्स एजेंट, एजेंट है आपका, प्रिंसिपल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। हम डे टू डे देखें तो हमारे सामने एजेंसी आती है। जैसे आप देखें, आप सपोज मान लीजिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने जा रहे हैं किसी इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू, तो वहाँ पे भी आपके सामने एजेंसी आती है। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं किसी एजेंट के थ्रू, तो वहाँ पे भी एजेंट आता है। तो यहाँ पे देखें जो एजेंसी रहती है, एजेंसी जो रहती है टू पर्सन के बीच की कंडीशन होती है। जैसे कि आप देखें कि जो यहाँ पे बार बार जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एजेंसी बोलते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या वर्क करता है। जैसा कि हम देखें कि एक इंश्योरेंस एजेंट है तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसका प्रिंसिपल है, और वो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे क्या करेगा, वर्क करेगा। उसको एक लाइसेंस दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वहाँ पे जहाँ पे वो डील करेगा वहाँ पे वो इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। डील करने का मतलब ये हुआ वो थर्ड पार्टी से डील करेगा। हो सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी जो परचेज करने वाला बायर है उसके साथ डील करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो भी एज ए एजेंट वर्क करते हैं। वो भी जो प्रॉपर्टी के सेलर जो होते हैं, जो प्रॉपर्टी के ओनर जो होते हैं, जो प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, उनके और प्रॉपर्टी के बायर के बीच में किसका वर्क करते हैं, एज ए प्रॉपर्टी डीलर वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जो एजेंट होता है वो एजेंट अपॉइंटमेंट एजेंट का कौन करता है, प्रिंसिपल करता है, और प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट क्या करता है, वर्क करता है। अब इसके बदले में एजेंट को क्या मिलता है, प्रिंसिपल से कुछ कमीशन भी मिलता है। अब एजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, वो कंपनी को किसके सामने करेगा, थर्ड पार्टी के सामने करेगा। जैसे इंश्योरेंस
के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने देखा कि पॉलिसी परचेज करने वाला जो है वो थर्ड पार्टी है। प्रॉपर्टी परचेज की जैसे हमने देखा कि प्रॉपर्टी का जो बायर है वो थर्ड पार्टी है, और जो बीच में पर्सन आ रहे हैं वो क्या हैं, आपके एजेंट हैं। जो ओनर और बायर के बीच में जो पर्सन आ रहे हैं वो क्या हैं, एजेंट हैं। तो एजेंट होता क्या है, एजेंट इज ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू ब्रिंग हिज प्रिंसिपल इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन विद द थर्ड पार्टी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, क्रिएशन ऑफ एजेंसी की हम बात करें तो कंपनी एक्ट की जो सेक्शन 185 और 186 है वहाँ पे बताया गया है कि एजेंसी के अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें नहीं मिलती, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है आपका वैलिड माना जाता है। जैसे कि हम देखेंगे कि क्रिएशन ऑफ एजेंसी के अंदर हम देखेंगे कि एक्सप्रेस एजेंसी क्या होती है, जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर हमने ओरली और रिटर्न में कोई वर्क किया है वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सप्रेस एजेंसी कहलाएगा। ऐसे इम्प्लाइड एजेंसी होती है। इम्प्लाइड एजेंसी क्या होती है, जो कंडक्ट या सिचुएशन के अकॉर्डिंग मानी जाती है, वो कहलाती है आपकी, बोलो कौन सी, इम्प्लाइड एजेंसी मानी जाती है। जैसे कि आप देखें एजेंसी बाय एस्टोपल का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपने देखा हो कि कोई पर्सन ये है कि किसी दूसरे पर्सन के लिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ, वेयर प्रिंसिपल अलाउ थर्ड पार्टी टू बिलीव दैट ए इज एक्टिंग इज ए ऑथोराइज एजेंट, कि किसी पर्सन के बिहेव से, कोड ऑफ कंडक्ट से, उसकी वर्किंग से लगता है कि ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो एजेंसी बाय एस्टोपल कहलाता है। ऐसे वाइफ जो है, वाइफ एज ए एजेंट है। कैसे एजेंट है वाइफ एज ए, वेयर आपको बताया हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर, द वाइफ इज ए प्रिज्यूम टू हैव हर हस्बैंड ऑथोरिटी टू प्ले हिज क्रेडिट फॉर द परचेज ऑफ नेसेसरी ऑफ लाइफ, कि यदि लाइफ की नेसेसिटी के लिए वाइफ कोई चीज़ परचेज कर रही है तो वो अपने हस्बैंड के बिहाफ पर परचेज कर रही है, तो हस्बैंड उसके लिए पे करने के लिए लायबल है। फिर है एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी का मतलब ये हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ एग्जांपल है कि सपोज मान लीजिए जो ए हैं, ए ने क्या किया, हॉर्स को बाय रेलवे किसी दूसरे पर्सन के पास सेल करने के लिए भेजा, और उसकी डिलीवरी जो थी वो किसी थर्ड पार्टी को लेनी है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो टाइम पर उस हॉर्स को लेने नहीं आई। ए सेंट ए हॉर्स बाय रेलवे or on its arrival at the destination there was no one to receive it, the railway company being bound to take responsible step to keep the horse alive। अब रेलवे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी देखभाल करे, तो ये एजेंसी ऑफ नेसेसिटी है। तो ये जो आप ये देखें एजेंसी की, जैसे एजेंसी बाय रेटिफिकेशंस भी है कि कभी कभी क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अपनी अथॉरिटी किसी दूसरे पर्सन को दे देता है, ठीक है ना, तो उस रेस्ट्रिक्शन के साथ, तो वो एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कहलाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं एजेंसी के टाइप्स की हमने बात की। अब हम बात करेंगे, केस स्टडी लेंगे एजेंसी के ऊपर।